मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं तमाम लोगों का ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, वो अजीम दिन है आज 23 मार्च का, जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। करारदाद पाकिस्तान जिसे करारदाद लाहौर भी कहा गया, लेकिन बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया। लेकिन करारदाद पाकिस्तान क्यों मंजूर हुई, क्यों करारदाद पाकिस्तान पेश की गई? हमें उस दिन मुसलमानों ने ये अहद किया था कि हमें एक अलग रियासत चाहिए। वो तमाम इलाके में एक अलग रियासतें होनी चाहिए जहाँ पे तमाम मुसलमानों की जो अक्सरियत है, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वो ज़्यादा है। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमें जनाब मोहम्मद कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जैसा लीडर भी मिले हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। अगर बात की जाए आज के दिन की, बड़ा अजीम दिन है आज हम, क्योंकि ये मुल्क हमें ऐसे नहीं मिला, बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला। हमारी बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं। हम तमाम शोहदा को आज सलाम पेश करते हैं, पाक फ़ौज की शोहदा को सलाम पेश करते हैं। हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और अल्लाह ने उसमें भी हमें कामयाबियाँ दी। वो तमाम अफवाज के जवान जो शहीद हो चुके हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। अब हम जंग लड़ रहे हैं कोरोना के ख़िलाफ़। हम तमाम डॉक्टर्स को सलाम पेश करते हैं, तमाम नर्सिस को, पैरामेडिक्स को जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान को ख़तरे में डाल के दूसरों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम लोगों को हम सलाम पेश करते हैं। आज का शो यौम पाकिस्तान के नाम होगा। हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कोरोना वायरस की बात करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग एहतियाती तदाबीर अपना नहीं रहे। हमें बार बार बताया जा रहा है कि शेक हैंड मत कीजिए, मुँह से अस्सलाम वालेकुम बोलिए। हमें बार बार कहा जा रहा है कि मास्क इस्तेमाल कीजिए, घरों में बाहर मत निकलिए। लेकिन हमने ये बात नहीं सुनी। शायद हमने इस वायरस को सीरियस नहीं लिया जो कि लेना चाहिए था। जैसे कि इटली में इस वायरस को सीरियस नहीं लिया गया और आज आप उनके हालात देख रहे हैं। हमें बार बार जब कहा जाता है कि घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि लॉकडाउन हो गया है, में कल 12 बजे, रात 12 बजे से स्टार्ट हो गया था। लाहौर में भी आज आप देख रहे हैं 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, शॉप्स बंद कर दी गई है। सिर्फ फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स या ज़रूरी खाने पीने की जो अशिया की शॉप्स है वो बस खुली हैं। हमें जब ज़्यादा कहा जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला सबको शिफा देने वाला है, अल्लाह ताला से बेहतर कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें अपने और अपने प्यारों का खास ख्याल रखना चाहिए। आज इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। कोरोना वायरस के जो केसेस है वो क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सिंध में बहुत ज़्यादा केसेस हुए, उसके बाद हमने लॉकडाउन किया। पंजाब में भी केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं 189 कंट्रीज़, 189 कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं किस तरह से केसेस ज़्यादा हो रहे हैं डे बाई डे। किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन अभी तक नहीं आई। एक रिसर्च के मुताबिक अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। सोशल मीडिया पे जो कहा जा रहा है कि फ़लाँ चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, कोरोना वायरस नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने एहतियात करनी है, अपने घरों में ख़ुद को रखिए, अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिए। शेक हैंड मत कीजिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए और 5 वक्त वज़ू कीजिए, बार बार हाथ को धोइए और जिस तरह से तरीक़ाकार बताया जा रहा है कि हाथ कैसे वॉश करने हैं वो तरीक़ाकार अपनाइए। आज मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का जो हमारे साथ मौजूद हैं, सितारा इम्तियाज़, सितारे बिसालत, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, बड़ा अच्छा लगा आपको अपने शो में देख के। कश्मीरी रहनुमाया जी हमारे साथ, अख्तर महमूद लाली, वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे सिंगर हैं जी अदनान असलम, वेलकम टू द शो। अदनान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, मैं शुक्र अल्लाह। सर, हमने शो का आगाज़ किया, आज 23 मार्च है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए आप? देखिए, थोड़ी सी मेरा ख्याल है ख़ास तौर पर नई नस्ल को हमें हिस्ट्री से आगाह करना चाहिए। हम आम तौर पे 23 मार्च का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को पास हुई थी जी। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना जलसा था, बिल्कुल 22 से लेकर 24 मार्च तक हुआ। 22 से 24 मार्च 3 दिन हुआ था जी। और करारदाद जो एक्चुअल पास की गई थी वो 24 की शाम को पास की गई थी, ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि दरमियान वाला दिन मुंतखब किया गया था 23 मार्च का और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो इस में शमूलियत के लिए 2 दिन पहले पहुँचे थे लाहौर। और एक और जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ था, वो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं इस बारे में। वो ये है कि एक खाकसार तहरीक थी, अल्लामा मशरकी उसके लीडर थे। उन्होंने भी आज़ाद मुल्क के लिए जद्दोजहद शुरू की थी और वो तकरीबन वो आर्म्ड थी, वो स्पेड लेके चलते थे एक निशानी के तौर पे। और
19 मार्च को 3 दिन पहले उन्होंने यहाँ लाहौर में मुजाहरा किया जी। था। खाकसार तहरीक ने तकरीबन 313 लोग थे और उन्होंने ये अहद किया था कि हम बादशाही मस्जिद तक मार्च करेंगे यूनिफॉर्म में, जो उनकी उस वक्त यूनिफॉर्म होती थी, और वहाँ जाकर नमाज अदा करेंगे। उनको मना किया गया ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान, हालांकि एक मुसलमान थे सिकंदर खान थे, यूनियनिस्ट चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने मना किया और उस दौरान जो पुलिस ने रेजिस्ट किया और गोली चली तो तकरीबन मुख्तलिफ आराए हैं। हुकूमत का वर्जन ये था कि 33 खाकसार मारे गए हैं, ये मैं 19 मार्च 1940 की बात जी, और कुछ किताबों में 200 तक लिखा हुआ। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई और हुकूमत ने कायदे आज़म को अप्रोच किया गवर्नमेंट ने कि ये जो आपने ऑल पाकिस्तान इंडिया का जो एनुअल सेशन रखा है उसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि लाहौर में हालात बहुत टेंस हैं जी, क्योंकि सिर्फ तकरीबन 2 दिन पहले ये हो रहा है। और कायदे आज़म नहीं माने और ख़ुद तशरीफ़ लाए और रेलवे स्टेशन से सीधा मैं हॉस्पिटल गए और उन ज़ख्मियों की इयादत की जो खाकसार तहरीक के थे, जो और हमदर्दी का इजहार किया जो शहीद हो गए थे। उसमें कायदे आज़म ने इस जलसे की सदारत की और 3 दिन तक ये जारी रहा, 22, 23 और 24 की शाम को अख्ताम पजीर हुआ, जिसके अंदर कायदे आज़म ने बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा था कि ये हमें अक़लियत के तौर पे इस मुल्क में हिंदुस्तान में लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि 10 करोड़ लोग जो हैं वो अक़लियत नहीं होते। 10 करोड़ लोग एक कौम होते हैं और कौम के पास एक ज़मीन होती है और कौम हवा में नहीं बसती। एक ज़मीन होती है जिस पे हमें हुकूमत चाहिए और ये इसलिए हमारा हक बनता है। 1940 में जब ये करारदाद पेश हुई और ये पास हुई और उसके बाद से ज़ाहिर है आपने जैसे सही कहा कि पाकिस्तान बनाने की बुनियाद पड़ी। बिल्कुल। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी जी बिल्कुल, जैसे चिश्ती साहब ने अभी फरमाया कि ये करारदाद पाकिस्तान तो वो 22 से 24 दिन 2 दिन का प्रोग्राम था। ये मतलब मुस्लिम लीग का इजलास था, ये एजेंडा ऑलरेडी तय था। तो इसमें ऑलरेडी कायदे आज़म, मैं थोड़ी सी बात चिश्ती साहब से एग्री करता हूँ, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ाता हूँ। 13 मार्च 1940 को कायदे आज़म वायसराय से भी मिले। उन्होंने बड़ा सीधा और 2 टोक अल्फाज में कहा था कि ये मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती हो रही है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उससे पहले भी तहरीक खाकसार जो थे अल्लामा मशरकी साहब, उनकी तहरीक पे भी हमले हुए, मुसलमानों पे भी हमले हो रहे थे। तो कायदे आज़म ने खुद वायसराय से मिलकर इस बात के लिए उनको एग्री भी किया था, धमकी भी दी थी और उन्होंने कहा था हम एक मुल्क बनाएंगे, 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद रखेंगे। ठीक है। वायसराय ने जो भी उस अपनी कैबिनेट में या जो मुलाकात में जो भी बातें कायदे आज़म को कहीं कायल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कर नहीं, वो डटे रहे और उन्होंने 13 मार्च के दिन ये बात की, उनको बता दिया कि हम 2 मुल्क बनाएंगे और पाकिस्तान बनेगा। तो ये ऑलरेडी मुस्लिम लीग का इजलास था, ऑलरेडी एजेंडा तय था। उन्होंने ये सब लोगों ने, ये जितने भी कायदीन है, अकरबीन, जो रुफका थे उस वक़्त कायदे आज़म की क़यादत में, वो सारे इस काम पे आ रहे। तो फिर लाहौर मंटो पार्क जो भी तय हुआ, कायदे आज़म जैसे चिश्ती साहब ने फरमाया वो व्यू हॉस्पिटल गए, उसके बाद फिर वो मंटो पार्क गए जहाँ यादगार पाकिस्तान है, मीनार पाकिस्तान है, आज लामा इकबाल पार्क बन गया। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। आगे आगे देखें, मैं कश्मीरी पाकिस्तानी भी हूँ, मैं कश्मीरी भी हूँ और बंगाल से लेके कश्मीर तक के जो मुसलमान है ना, वो सब इकट्ठे थे। कायदे आज़म की क़यादत पे कितना भरोसा था। को कायदे आज़म डोर टू डोर तो नहीं मिलते थे जी, सिर्फ लोग उनको सुनते थे और उस वक्त क्या सोच सकते सुनने के जी, हर बंदे से एक दूसरे के साथ बात पहुंचती थी। जो मीडिया अखबार होती थी, न्यूज़पेपर होता था, तो न्यूज़पेपर भी उस वक्त किन लोगों के पास होता था? बड़े चंद लोगों के पास। लेकिन वो उस वक्त जो लोग बात करते थे वो बड़ी सच्ची बात करते थे और बात सुनाते थे तो सच्ची बात सुनाते थे। बिल्कुल। तो ये कायदे आज़म का डोर टू डोर या लोगों के अंदर पब्लिक अवेयरनेस जो थी, इस बेस पे पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान को आम बात नहीं है, हम ये सुबह बैनर बना लेते हैं 23 मार्च के और ये वो नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ा ईमान है। बिल्कुल, ये ऐसे नहीं बन गया। ट्रू, ऐसे ही और 8 साल उसको लगे हैं, 8 साल। आज आपको 80 साल हो गए हैं। हम जम्मू के रहने वाले हैं, हम जम्मू से आए हुए हैं और पाकिस्तान को तो मेरे कायदे आज़म को तो मेरे वालिदैन ने नहीं देखा। ये एक छोटी सी बात है कि हम कश्मीरी हैं, हम पाकिस्तान में आके बसे हैं और वही करारदाद 40 की, वही 1947 और हम यहाँ पहुँच गए हैं। क्या ईमान है, किसी को देखा नहीं सुना है, कायदे आज़म की क़यादत में पाकिस्तान बन रहा है। बिल्कुल, ये बात थी। ये बहुत बड़ा ईमान है, बहुत बड़ा ईमान है। बहुत
कौम है, ये ऐसे कौम बनती है। बिल्कुल, हमें कौम बनना चाहिए। क्या सर अभी हम कौम नहीं है? नहीं, अभी हम हजूम है, क्राउड है? नहीं है अभी हम कौम। सर क्या कहना चाहेंगे? सर कह रहे हैं अभी हम कौम नहीं है, हम ही नहीं बन पा रहे, कौम नहीं बन पा रहे। देखें, मैं ये इतना एक्सट्रीम तो नहीं जजमेंट दूंगा कि हम कौम नहीं है, लेकिन मैं इससे ज़रूर इत्तफाक करूंगा कि हमारे दरमियान बहुत सारा नफाक और नफ़रतें डालने का जो एजेंडा पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो कारफरमा रहता है हर वक्त, कुछ लोग उसके वरगले आ जाते हैं और हॉस्टेज बन जाते हैं और उनके अलयकार बन जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बिल्कुल, मेरा ख्याल है जितने लोगों से मैं मिलता हूँ और आप मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स को जो जनाब पे मैं बात करता हूँ वो जानती हैं कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ स्पिरिट बहुत है। ये कसूर मेरा या मेरे से पहले वाले लोगों का है जिन्होंने वो बॉन्ड शायद नहीं डेवलप कर पाए, और शायद आज़ादी की वो कदर या एक जो वक़्त होती है वो हम नई नस्ल को पास नहीं कर पाए। ठीक हो गया। जब ये मीडिया नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ये चैनल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल हमें कोई ख़ास नहीं पता था। अब जो कश्मीर में या हिंदुस्तान में हो रहा है मुसलमानों के साथ जी, अब नई नस्ल देखती है, ऑलमोस्ट लाइव देखती है कि क्या हो रहा है। अब एहसास हमें ज़्यादा होता है हमारी कौम को, नई नस्ल को, कि ये आज़ादी कितनी नेमत है। हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की हिंदुस्तान में है, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है और जो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ से डिप्रीविएशन की जा रही है, जुल्म जबर जो हो रहा है, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा लोगों को जज्बा उभारने में मदद कर रहा है कि रियलिटी क्या है बदकिस्मती से वहाँ पे हिंदुस्तान में। ठीक हो गया। अदनान, आज के हवाले से, आज के दिन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये 23 मार्च का दिन सिर्फ करारदाद तक महदूद नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें पूरा एक चैप्टर मजमून है। जिस तरह कश्मीरी साहब हमारे कह रहे थे, मैं कश्मीर को ले लें अगर हम, उधर से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह वो लोग गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी, क्योंकि उनको वो आज़ाद नहीं है। कितने महीने हो गए उनके लॉकडाउन है, वो कैद हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते। तो आज़ादी एक नेमत है अल्लाह की जो हमें मिली है। बिल्कुल। तो मैं पैगाम देना चाहूँगा अपने नौजवानों को कि पाकिस्तान की कदर करें, उसका ख्याल रखें, और ये करारदाद जो चल रही थी अभी भी वो इसी तरह हमारे कंट्रोल लाइन पे जो शहीद होते हैं नौजवान, वो हिफाजत कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो बहुत कुर्बानियों से हमें मिला है, तो इसको कंटिन्यू रखना है, हमने इसको संभाल के रखना है। बिल्कुल। अदनान, आज के दिन के हवाले से एक नगमा हो जाए। जी ज़रूर, प्लीज़ आ जाए। परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझे अपनी खुशियाँ हो, सांझे अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक चमके फूल है सारे, तो गगन के तारे, ओ ये तो गगन के तारे। एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे, सब दरियाओं के धारे। जुदा जुदा है लहरें सरगम, एक है हम एक हैं। परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, मंजिल के राही, ओ एक मंजिल के राही। अपनी आन पे मिटने वाले हम जाबाज सिपाही, हम जाबाज सिपाही। हम मिट्टी की
सूरत बाहम एक है, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझे अपनी खुशियाँ हो, सांझे अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। ज़बरदस्त, वेरी नाइस अदनान, वेरी नाइस। सर, दो कौमी नज़रिए की बात करेंगे, क्यों ज़रूरत पेश आई और आज कहा जा रहा है कि बिल्कुल ठीक हुआ था। आज जो लोग नहीं मानते थे दो कौमी नज़रिए को, आज उन्होंने भी यस बोलना शुरू कर दिया है कि बहुत अच्छा हुआ। जो लोग नहीं मानते थे, खैर उनका जिक्र तो नहीं हम करें, लेकिन क्या कहेंगे सर? देखिए, दो जिनाब साहब ने जब दो कौमी नज़रिए की बात की थी तो बहुत सारे लोगों ने इनका मजाक उड़ाया था, ये कह के कि इस मुल्क में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और हिंदुस्तान में मुसलमान और बाकी अक़लीतें अच्छी रह रही हैं, हर भाईचारे की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे इवन हमारी काफ़ी मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने भी कायद आज़म को उनकी मुखालफत की जी। जो चीज़ हमें नई नस्ल को बतानी चाहिए कि वो बुनियाद क्या बनी थी हिंदुस्तान के साथ हमें अलहदा होने की। पहली बात, क्या हमें, बहुत सारे लोग सिर्फ हम इसको ये कहते हैं कि ये एक रिलीजियस या मजहबी एक इशू था जी। मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, ये एक माशी इशू भी था, यानी इक्तसादी, इकनॉमिकल जी। मुसलमानों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, आज भी वहाँ नहीं मिलती हिंदुस्तान में। आप देख लें, मुसलमान होने की वजह से आपको उस तरह तरक्की के मौके मैसर नहीं थे जिसकी जो बुनियाद वजह बनी थी। 1947 को तो चलें ये एक फॉर्मल हमें डिक्लेरेशन मिली, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान, और ख़ास तौर पे जहाँ हम लाहौर शहर में बैठे हुए हैं, यहाँ से बहुत दूर नहीं है शालमी का बाज़ार जी, कि बुज़ुर्गों से पूछिए, 99% दुकानें हिंदुओं की थी जी। और वहाँ पे उस ज़माने में हिंदुस्तान में इस ख़ास तौर पे किसी भी शहर में जो मुसाफिर होते थे, जो शॉपिंग करने आते थे, जो ग्राहक होते थे, ये फिज़ी ड्रिंक्स और सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं होते थे। तो जो वाहिद सोर्स पानी पिलाने का होता था या लेने का होता था वो दुकानदार खुद होता था। तो जो 99% दुकानें हिंदुओं की थी, जब कोई हिंदू पानी एक दुकानदार से मांगता था तो उसको पानी एक कटोरे में दिया जाता था, ठीक है। और जब एक मुसलमान ग्राहक पानी मांगता था, उसके बांस के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाता था उसको, कि वो बर्तन नापाक ना हो जाए। इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी जी। रेलवे स्टेशन के ऊपर पानी की टूटियाँ लहदा थी, उन पर लिखा था हिंदू पानी, मुसलमान पानी। और जो आवाज़ लगाता था ट्रेन में पानी देने के लिए, जिसको माशकी कहते थे कि जी वो बैग, लेदर बैग लेके आता था, वो आवाज़ लगाता था कि हिंदू पानी, मुसलमान पानी। इतनी हद तक डिस्क्रिमिनेशन थी। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि मुसलमानों ने कभी ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान बनने के बाद हमारे पाकिस्तान के जो सूबे थे उसमें 4 में से 3 गवर्नर नॉन मुस्लिम थे, कायद-ए-आज़म में 6 की कैबिनेट थी, एक उसमें से एक हिंदू थे, एक मिनिस्टर कायद-ए-आज़म के लिए। यानी कहना में मकसद ये है कि हमारे जहनों में वो उस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, लेकिन जो कीमत मुसलमानों को वहाँ हिंदुस्तान में देनी पड़ती थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से दो कौमी नज़रिया आज 72-73 साल बाद आज भी साबित हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमें हमारे बड़े प्यारे मेहमान ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर इकबाल चावला ने। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया सर, गुफ्तगू जारी है जी हमारी 23 मार्च के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से आप? आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि इसी दिन तो मुतालबा पाकिस्तान किया गया, जिसे करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 और यहीं लाहौर में किया गया। और न सिर्फ ये कि मुतालबा पाकिस्तान किया गया, तकसीम हिंद की बात भी की गई। अच्छा, तकसीम हिंद क्या है? हिंद कभी भी एक नहीं था, इट वॉज अ सब कॉन्टिनेंट, छोटा, जैसे बर आज़म कहते छोटा, एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो कि छोटे पैमाने पे था, जिसका मतलब ये है जिसमें बेशुमार नस्लें रहती थी, ज़ातें रहती थी और कौमें रहती थी। खासकर हिंदू और मुसलमान 2 बड़ी कौमें मौजूद थी। जैसे मेरे साथी अभी बता रहे थे कि इसमें यकीनन बहुत सारे अवामिल थे, माशी भी एक पहलू था, समाजी भी एक पहलू था और साइकोलॉजिकली भी था, पॉलिटिकली भी था, मगर अंडरलाइन जो बुनियादी जो मकसद
वजह थी जो कि इन्होंने खुद कह दिया, वो मजहब ही था जी। मजहब ही की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन रखा जा रहा था जी। अगर सिर्फ ये रखा जाता कि ठीक है जी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती हाँ जी। और इक्वल मौके मिल जाते सबको, तो मुसलमान किसी तरह भी कमतर नहीं थे, क्योंकि मुसलमान तो यहाँ पर 700 साल हुक्मरान रहे। मगर हुआ ये कि 1857 में जब जंग आज़ादी हम हार गए और सबसे ज़्यादा जिसको जुल्म सितम रवा रखा गया वो मुसलमान थे। इक़्तिदार जिनसे छीटा वो मुसलमान, ठीक है, ना वो जज रहे, ना वो जर्नैल रहे, ना वो हुक्मरान रहे, और सबसे ज़्यादा बात ये कि उनसे सारी जायदादें ओहदे छीन कर हिंदुओं को दे दिए गए। तो जब वो हिंदुओं को दे दिए गए तो कोई पैरेलल ही नहीं था। तो 1940 तक हमारी यही कोशिश थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यही कोशिश थी कि प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस रहे और प्लूरल सोसाइटी रहे, जो कि मुसलमानों ने अपने 700 साल की हुकूमत में एक प्लूरल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया कि मज़हब की बुनियाद पर, रंगत की बुनियाद पर, नज़रिए की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, ओहदे की बुनियाद पर कोई तफरीक ना रखी जाए। मगर जैसे ही अंग्रेज़ों के साथ हिंदू बरसरे इक़्तिदार आए जी, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक रखा। कायद-ए-आज़म ने कहा इसकी नफ़ी की जाए, मुसलमानों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, मुसलमानों के जो बुनियादी जो मुतालबात है उन्हें मान लिया जाए। मगर कायद-ए-आज़म जैसा बंदा जिसे हिंदुओं ने खुद कहा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर, वो भी 1940 में अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद से 1930 वाले से इत्तेफाक करते हुए उन्होंने चौधरी रहमत अली के जो तहरीक चल रही थी, तहरीक पाकिस्तान के नाम से, नेशनल मूवमेंट के नाम से, उससे इत्तेफाक करते हुए करारदाद लाहौर 1923 में वो पास करवाई, जो कि मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले हिंदुस्तान में लोग मौजूद थे, हल्का सा कौमियत का तस्वर मौजूद था, मगर एक कौम मौजूद नहीं थी। इसके बाद वाज़े नस्बुल आइन मिल गया, उन्हें एक मंजिल दिखाई दी, और फिर ये कि वो एक कौम के तौर पर उभरे, और उस कौम का लीडर एक ही था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और भी लीडर थे, ऐसा नहीं था, और भी साथी थे। वो कायद-ए-आज़म चूँकि वो लीडर बने, उन्होंने अपनी कौम के तमाम तबके फ़िक्र को, जिसमें सियासतदान थे, जिसमें सूबाई लीडर थे, उलमाए कराम थे, सूफिया कराम थे, ताजर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लॉयर्स थे, ख़वातीन थी, तालिब इल्म थे, शायर थे, तमाम को लेकर एक नस्बुल आइन की तरफ चले। और 7 साल बज़ाहिर बहुत मुख्तसर वक्त लगता है, मगर एक एक कदम बड़ा कठिन कदम था, इसलिए कि एक तरफ अंग्रेज मुखालफत कर रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस कर रही थी, तीसरी तरफ सिख मुखालिफ थे, और तुरंत इम्तियाज़ ये कि बाज़ हमारे उलमाए कराम भी हमारे पाकिस्तान की तहरीक के, पाकिस्तान के मुतालबे के ख़िलाफ़ थे। अच्छा, इन तमाम लोगों को शिकस्त देकर जो पाकिस्तान मिला, कायद-ए-आज़म जो करारदाद लाहौर में पाकिस्तान चाहते थे, वो अनडिवाइडेड पंजाब और अनडिवाइडेड बंगाल चाहते थे। मगर उनको जब कहा गया कि नहीं, आपको पंजाब और बंगाल को तकसीम करना पड़ेगा, तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मेम्ड म्यूटिलेटेड, मुझे ये पाकिस्तान नहीं चाहिए, मोथ ईटन, और जिसका तर्जुमा अमूमन ये कहा जाता है लूला लंगड़ा पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो जब पाकिस्तान 3 जून 1947 के तहत जो दिया गया, वो लूला लंगड़ा पाकिस्तान दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि अगर करारदाद लाहौर के मुताबिक पाकिस्तान बन जाता तो आज हिंदू मुस्लिम जंगें ना होती जो 4 जंगें हुई हैं, आज मसला कश्मीर पैदा ना होता, आज जो सिख वहाँ पर तड़प रहे हैं आज़ादी के लिए, वो सिख ना तड़प रहे होते, और आज जो कश्मीरियों के साथ जो एक बर्बरियत रवा सलूक रखा गया है वहाँ पर हिंदुस्तान में, वो ना होता। मगर कहना ये चाहता हूँ कि 2 कौमी नज़रिए पे की बुनियाद पर जो पाकिस्तान हासिल हुआ, वो 1947 में 2 कौमी नज़रिया तो मुकम्मल हो गया था, हमारा ख्याल तक दफन हो गया, रह क्या गया नज़रिया पाकिस्तान, कि किस बुनियाद पर हमने पाकिस्तान हासिल किया है। मगर भला हो हिंदुस्तान में हुक्मरानों का, भला हो बीजेपी का, भला हो उनके हिंदू इंतहा पसंदों का, क्यों मैं बारहा कभी हैदराबाद दक्कन की सूरत में, कभी दिल्ली के फसादात की सूरत में, कभी कश्मीर पर अनेक्स करके, मर्जर करके, कभी मुसलमानों के साथ और अक़लियतों के साथ बदसलूकी करके, वो बारहा हमें याद दिलाते हैं
कि दो कौमी नजरिया पाकिस्तान की सूरत में तो खत्म हो गया, मगर इंडिया में अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे दो कौमी नजरिए के बारे में? जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आखिरी अल्फाज कहे कि दो कौमी नजरिया और नजरिया पाकिस्तान पे, अभी उनको ये पता नहीं कि कश्मीर भी आज़ाद होना है। ये मुकदमा कश्मीर को आसान नहीं है, ये पाकिस्तान से ज़्यादा मुश्किल है जी। इसमें पाकिस्तान तो कश्मीरियों ने भी बना लिया, दूसरे मुसलमानों ने भी बना लिया, अब कश्मीर किसने बनाना है जी? देखना 70 साल बाद, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने जितने 370 के रूल्स हैं वो सारे कश्मीर पे अप्लाई कर दिए कि जो मुसलमान है वहाँ पे उनको कोई चीज़ नहीं दे, कोई कोटा नहीं दे रहे, वो सारे विड्रा कर लिए जो पहले रियासत के थे। रियासत के कानून, रियासत की बात दूसरा बंदा तो नहीं कर सकता ना, वो वही कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो कायदे की बड़ा सीधा सा लॉजिक था उस वक्त भी कि लोगों ने खुद सिलेक्ट करना है, लोगों ने खुद अपनी बात करनी कि हमने किधर जाना है। बिल्कुल। हम तो इंडिपेंडेंट रियासत में रहते थे, मेरे अबाउजाद इंडिपेंडेंट रियासत में रहते थे, तो उनको अच्छा फील हुआ कि हमने किधर जाना है, तो उन्होंने डिसीजन दे दिया, हम लोग आ गए, पाकिस्तान बन गया। ये कुर्बानियां हैं, ये सारी स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी। अभी हम सोच रहे हैं और हम कर रहे हैं, बातें तो हो रही हैं लेकिन हम काम नहीं कर रहे। अब 228 दिन या 30 दिन हो चुके हैं, सोचे बड़ा बंदा 5 मिनट बैठ के सोचे तो डिप्रेशन में चला जाता है। कैसे उनके हालात होंगे, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कैसे उनके ऊपर हो रहा है। और ऐसे ही उस वक्त तो जज्बा और था, अब तो हम एक कौम भी बन गए हैं, पाकिस्तान भी हमारे पास है, ताकत भी है, दुनिया के सबसे बड़ी फौज भी हमारे पास है इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं थोड़ा सा, जैसे अभी चिश्ती साहब ने कहा, मैंने कहा ना कौम नहीं बन रहे, वो मैं ठीक कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली हम कौम नहीं बन पा रहे। ठीक हो गया, सही हो गया। ऐसे मैं आपकी भी राय लूंगी, जैसे लाल साहब कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम कौम नहीं बन पा रहे, क्या ऐसा ही है? मैं इनके बद एहतराम से इनसे इत्तेफाक टोटली नहीं करता जी। अगर एक पहलू में देखा जाए कि जिस तरह हमें 70 साल में सीसा पलाई दीवार की तरह कौम बन जाना चाहिए था, वो नहीं बन पाए, तो उसके बेशुमार अवामिल हैं, हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो ख्वाब दिखाया, कायदे आज़म ने ख्वाब जो दिखाया कि रियासत मदीना का जो ख्वाब दिखाया, वो हमने वो जो ख्वाब दिखाया कि ये जो इस्तेसाल हो रहा है माशी तौर पर, माशरती तौर पर, मजहबी तौर पर, वो यहाँ पर नहीं होगा जी। मगर वो हम नहीं दे पाए जब अपनी कौम को, तो नतीजतन हमारी कौम फ्रस्ट्रेटेड है। फिर हम सूबों के साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं किया, नतीजतन हमसे ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। और भी मामिल हैं उसके, खाली सिर्फ हमारी कोताही नहीं, उनके अपने भी हैं। इसी तरह आज भी देख लें बलूचिस्तान में जो मसला पैदा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1970 के बाद जब लीगल फ्रेमवर्क आ गया और 1973 का आइन आ गया, तो हमने एक फेडरल सिस्टम पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया, जब जिसमें फेडरल सिस्टम में जो यूनिट्स थे, जो सूबे थे, उनको बहुत इख्तियारात मिल गए। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद तो अब तो सूबाई खुद मुख्तारी वाला तस्वर ही नहीं रहा। दैट इज़ मैक्सिमम टू माई माइंड। जो कायदे आज़म भी ख्वाब देख रहे थे 1940 की करारदाद से पहले कि यह हिंदुस्तान में एक फेडरल रियासत आ जाए जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी मिल जाए। अगर कांग्रेस वो मान जाती तो शायद आज हिंदुस्तान का नक्शा और होता, मगर हमसे ये कोताहियाँ हुई। मगर मैं ये समझता हूँ, जैसे ही मैं देखता हूँ क्रिकेट का मैदान हो तो आप देखें गिलगित से लेकर कराची तक, लाहौर से लेकर कोयटा तक, पश्तीन तक, जहाँ तक आप देखें आपको सारे पाकिस्तानी एक कौम दिखाई देते हैं। ज़ल्ज़ला है तब कौम दिखाई देते हैं, जंगें हों तब कौम दिखाई देते हैं। आप मतलब बेशुमार मिसालें हैं। और ख़ासकर मैं ये समझता हूँ ये जो हमारे प्राइवेट चैनल आए हैं, इनका बड़ा रोल है जिसमें हमारी नेशनलिज्म को उभारा है। मगर वो जो आइडियल बात कर रहे हैं, अगर हम देखें हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी यकीनन देखिए, मज़े की बात ये चिश्ती साहब कि जब 1945-46 में वोट कास्ट किए जा रहे थे, ये वहाँ तो मुसलमान थे जिनके 2 हिस्सों में वोट तकसीम हुए। हिंदुओं में आला जात और निचली जात के सभी एक हो गए, सिख सभी एक हो गए। और ये अजीब बात है कि जो कांग्रेस आला जात की जमात थी और निचली जात को अहम नहीं समझती थी, सब ने वोट दिए, बंगाल में दिए, पंजाब में दिए। तो बदकिस्मती से हमारी जो मैं समझता अच्छाई भी है
कि हम लोग जो मुसलमान हैं या यहाँ पर बसने वाले जो अक़लियतों के साथ भी हमने अच्छा सलूक नहीं किया, मगर अक़लियतों में भी हमसे ज़्यादा नेशनलिज्म मौजूद है। उनकी खिदमात बेइंतहा है, अदलिया में देख लें, फ़ौज में देख लें। तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो इसको बहुत आला कौम के तौर पर देखता हूँ। और ये जो अब आया कोरोना वायरस, इससे हमारी मज़ीद कौमियत में मैं समझता हूँ मजबूती होगी अगर हमने लीडरशिप क्वालिटीज़ शो की। मसलन इमरान खान साहब के अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ है, और मगर बहुत अच्छा हुआ मियाँ शहबाज शरीफ भी आ गए हैं, बिलावल भी साथ है, यानी कौमी सतह पर लीडर। और ये लीडर ही कौमियतें बेदार करते हैं, मगर हमारी कौम के अंदर है, मगर बदकिस्मती से उन्हें चूंकि मौके नहीं मिले, फ्लरिश नहीं किए, हमें उस तरफ तवज्जो देनी पड़े। ठीक हो गया सर, जना ना होते तो पाकिस्तान ना होता, ऐसे ही है सर। लीडरशिप में ऐसी क्या खास बात थी कि तमाम लोग उन पे एतमाद करते, बिलीव करते, आप देखते कि वो बात करते तो तमाम लोग इकट्ठे हो जाते? देखिए, जिन्ना साहब का मेरे हिसाब से तो हम सबको अब एहसास दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। जिन्ना साहब की अगर किसी के ज़हन में कदर उस तरह नहीं थी, और बहुत सारे लोगों ने पिछले 70 साल में जिन्ना साहब को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। बहुत सारे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेजॉरिटी में है, बट बहुत सारे लोगों ने कोशिश की जिन्ना साहब को। द फैक्ट रिमेन्स कि जो आपने कहा कि लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, मेरा ख्याल है कि लीडरशिप की 2-3 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं जिन्ना साहब को, क्योंकि अभी तक हमारे मोस्ट अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, बाकियों पर तो हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई किसी को अच्छा कहता है, कोई किसी को कहता है। देखिए, लीडर की पहली होती है विजन होनी चाहिए लीडर के अंदर कि कहाँ मैंने लेके जाना है कौम को जी। और फिर दूसरी होती है उसके अंदर कमिटमेंट, और सबसे बड़ी जो ड्राइव करती है लीडर को वो होती है सेल्फलेसनेस, ठीक है, बेगर्जी। जिन्ना साहब का आजकल के लीडर जिसको भी आप डिस्क्वालीफाई करना चाहें, उसकी सबसे पहले उसका क्राइटेरिया में देखें उसकी अपनी गरज शामिल है कोई या नहीं शामिल है। जिन्ना साहब का सबसे बड़ा ये था कि उनकी अपनी इंटरेस्ट या लालच अपनी कोई नहीं थी कि मेरा इसमें क्या होगा। बहुत कम लोग, मैं जिन्ना साहब को 2 लफ्जों में, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं कोई 17 साल से जिन्ना पे काम कर रहा हूँ और लीडरशिप पे काम कर रहा हूँ, मेरे लिए जिन्ना को 2 लफ्जों में बड़ा मुश्किल है। दी अदर डे मैं एक चैनल पे कह रहा था कि मैं अल्लामा इकबाल की मदद लेता हूँ, जो उन्होंने फरमाया 1936 में अल्लामा इकबाल और कायद आज़म दोनों लंदन में रहते थे। कायद आज़म कांग्रेस से मायूस होकर जा चुके थे और अल्लामा इकबाल वहाँ रह रहे थे। जो लोग बहुत कम जानते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में, उन्होंने 9 खत लिखे थे कायद आज़म को कि वापस हिंदुस्तान चले जाएं, हाँ जी, वहाँ के मुसलमानों की रहनुमाई फरमाएं। लेकिन अल्लामा इकबाल से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आप इस जिन्ना के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि यही वापस चला जाए हिंदुस्तान, दर्जनों लीडर मुसलमान ऑलरेडी हिंदुस्तान में मौजूद हैं जी। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 वजह से जिन्ना के पीछे हूँ। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि ही हैज़ सुप्रीम इंटेग्रिटी एंड इज़ नॉट परचेजेबल। क्या बात है। अब आप देखिए, जिस लीडर की एक सुप्रीम इंटेग्रिटी हो और वो ख़रीदा ना जा सके, दयानतदारी इस हद तक हो कि उसकी एग्जाम्पल दी जा सके और वो ख़रीदा ना जा सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ऊपर कोई सिंपल लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर सकता है कि लीडर की क्या खासियत होनी चाहिए। कायद आज़म वो थी, उनकी कमिटमेंट थी। एक शख्स को टीबी थी, 1943 में ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट्स लंदन में हो चुके थे टीबी के इलाज पे। 47-48 में इलाज भी आना शुरू हो गया था टीबी का। उस ज़माने के हिसाब से खरबपति आदमी थे, चाहते तो सब कुछ छोड़ के अपना जाके लंदन में इलाज करवाते, लेकिन उनको पता था कि अगर मैं चला गया तो पीछे ऐसा कोई लीडर नहीं है जो मुसलमानों की रहनुमाई कर सके, और हमें लेके दे गए मुल्क। और जाहिर है सिर्फ 13 महीने अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दी इस मुल्क की खिदमत। अगर ज़्यादा मोहलत देते तो मजीद हम अच्छी कौम बन के सामने आते। सर, लीडरशिप की बात हो रही है कि हम जो लीडर होता है वो लीडर प्रोड्यूस करता है, ऐसा ही है क्या? आज के दौर में हम फॉलोअर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लीडर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? क्यों लीडर्स प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे? क्यों हमारे जो यूथ है उनमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है? देखिए, कायद आज़म जैसे लीडर तो सदियों में पैदा होते हैं। कायद आज़म का मुआजना तो यकीनन दुनिया के बड़े लीडर से किया जा सकता है, लिहाजा उनके होते हुए लियाकत अली खान साहब एक लीडर के तौर पर उभरे। सबाई सतह पर लोग मौजूद थे, यहाँ पर इफ्तिखार महमूद मौजूद थे, फिरोज खान नून मौजूद था, इसी तरह हर सूबे में फजलुल हक बंगाल में थे, हसैन शहीन सोहरवर्दी थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, बहुत सारे नाम हैं जिनका मैं कह सकता हूँ। मगर बदकिस्मती से हुआ क्या, लीडरशिप पैदा होते हैं जमहूरी अमल के तसलसल से जी, जब उनको मौके दिए जाते हैं। 1947 से लेकर 56 तक हम आइन न बना पाए, हमारे ईस्ट और वेस्ट के दरमियान झगड़े रहे और मसाइल रहे,
फिर हमारे देखिए 1970 तक हमारा कोई कौमी नेशनल लेवल का इंतखाबात ही नहीं हुए। अच्छा, जब नेशनल लेवल पर इंतखाबात ही नहीं होंगे तो नेशनल लेवल का लीडर ही पैदा नहीं होगा। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक क्राइसिस में पैदा हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो में लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद थी। उन्होंने जो बचा खुचा पाकिस्तान था उसे बचाया, आइन दिया, मजबूत किया। मगर फिर एक मिलिट्री अमरीत आ गई। 4 दफ़ा जब एक 72 सालों में 70 सालों में मिलिट्री अमरीत आ जाती है, मैं उसके हक में ये खिलाफ नहीं कह रहा, तो ऑटोमेटिकली वो लीडरशिप क्राइसिस पैदा कर जाती है। क्योंकि वो एक मिलिट्री जो रूलर है वो नीचे कोई अपनी सियासी क़यादत नहीं छोड़ता। अब आप देखें, मैं ये समझता हूँ 88 से 99 तक लीडरशिप पैदा हुई। अब 2008 से 20 तक एक आपको लीडरशिप दिखाई देती है। इमरान खान साहब की सूरत में नज़र आती है, बिलावल की सूरत में नज़र आती है, शहबाज शरीफ की सूरत, नवाज शरीफ की सूरत में, और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मगर मैं उसको क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में देता हूँ, जब तक आप किसी शख्स को बैट नहीं पकड़ाएंगे, बॉल नहीं पकड़ाएंगे, उसे खेलना नहीं आएगा। तो आपको कौमी सतह पर हमें हीरोज़ पैदा करने हैं, हमें लीडर्स पैदा करने हैं। और ये लीडर्स जो है ना, वो लीडरशिप कायद-ए-आज़म ज़बरदस्ती इंजेक्ट करके नहीं कर सकते थे। उन्होंने जैसे उन्होंने कहा विजन थी, आप इंटेग्रिटी थी, इसके अलावा उनके अंदर मैनेजमेंट की सलाहियत थी, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बड़े थे। उन्होंने जिस तरह मोबिलाइज किया 40 to 47, आप देखिए उन्होंने तमाम तबका को साथ लिया, ख़वातीन को, लड़कियों को, स्टूडेंट्स को, उलमाए कराम को, सूफ़े कराम को, ताजरों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा तबका रह गया हो जिसको उन्होंने अपने साथ शामिल नहीं किया। उनको ट्रेनिंग दी, उनको इख्तियारात दिए, हत्ता कि खुद 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, खुद वजीर नहीं बने, ठीक है। और जब वो यहाँ पर भी एज ए गवर्नर जनरल उन्होंने मजबूरन उन्हें वो उठाना पड़ा, वरना वो लेना नहीं चाहते थे वो। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लीडरशिप ख़ानदानी लीडरशिप बन गई, इसलिए लीडरशिप बन गई कि वो तसलसल नहीं हुआ। अगर तसलसल जारी रहे तो ये ख़ानदानी जो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, जैसे इंडिया में ख़त्म हुई। ठीक हो गया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे लीडरशिप के बारे में? देखिए जी, अब हमें तो कश्मीरी हैं, कश्मीरियों को तो कायद-ए-आज़म चाहिए ना। मुझे ये दें, कहाँ से देंगे लीडरशिप कायद-ए-आज़म की? जी बताएं ना। 70 साल हो गए हैं, 73 ईयर हो गए पाकिस्तान को, 30 साल इन्होंने ज़ाया कर दिए हैं, 30 साल काम ही कोई नहीं किया, लीडरशिप कहाँ से आएंगे? सही हो गया। सर नहीं, मुझे ये बताइएगा क्यों लीडरशिप कहाँ से आएगी? ये कह रहे हैं ना, लीडरशिप कहाँ से आएगी? ठीक हो गया सर, कह रहे लीडरशिप कहाँ से आएगी? मैं ये समझता हूँ मसला कश्मीर, जैसे मैंने पहले कहा, अगर करारदाद लाहौर जिसकी आज की अहमियत पे हम बैठे हैं, अगर उसके तहत पाकिस्तान बन जाता तो ना पंजाब तकसीम होता, ना कश्मीर का मसला बनता, ना ही बंगाल तकसीम होता, ना वहाँ पर इतने मसाइल होते, और ना लाखों लोग कत्ल होते, मारे जाते, ना हिजरत होती। वो तो हो गया। उसी के साथ जुड़ा है कश्मीर का मसला। अंग्रेज़ों ने बना दिया, लॉर्ड माउंटबेटन ने बना दिया, अब फौरन पाकिस्तान जैसी बना, जंग शुरू हो गई। 70 साल से चाहे वो सिविलियन हुकूमत थी या मिलिट्री हुकूमत थी, किसी तरह भी हम कश्मीर के मसले से गाफिल नहीं थे। हमने 4 जंगें लड़ी हैं, चाहे वो मिलिट्री हुकूमत थी, मैं इसको तकसीम नहीं कर रहा मिलिट्री से, हमने पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। मगर अब यूएन मौजूद है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन मौजूद है, ये उनका काम है। हम अब डायरेक्ट इंडिया के साथ क्लैश नहीं कर सकते। इस वक्त भी या उससे पहले भी कभी भी हमारे मिलिट्री ने ना, अयूब के दौर में ये हुआ, मसला हुआ जब हमने ऑपरेशन ब्लू, क्या उसका नाम था, वो उन्होंने शुरू किया तो 65 की वार हो गई। उसका नतीजा क्या हुआ? 71 में हम ईस्ट पाकिस्तान गवा बैठे। कारगिल हुआ, उसके बाद कारगिल के बाद हम किसी तरह भी हम फौजी तौर पर उन पर, इंडिया पर हमला नहीं कर सकते। हमें करना क्या है? देखिए, हमारी अल्लाह ताला मदद कर रहा है 1990 के बाद से, और ज़्यादा लोग का ये क्रेडिट जाता है, कश्मीरियों के अंदर से तहरीक उठी है। अब वो जो तहरीक जो है ना, वो खुद वहाँ पर एक एक बंदा कायद-ए-आज़म का रूप धारे हुए है, एक एक बंदा इल्लामा इकबाल का रूप धारे हुए है। यहाँ पर भी हम सभी लोग
बेखबर नहीं है। हमारी कुछ सिविलियन की आदत है या मिलिट्री की क्या आदत है, कश्मीर के मसले पे पूरी तरह आगाह है और उसका मुकदमा लड़ रहे हैं, मगर हमें अपने डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मींस इस्तेमाल करने हैं और हमारे पास ऑप्शन है। ठीक हो गया सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे लाली साहब ने कहा है कि हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर चाहिए, दीजिए, कहाँ से देंगे ऐसा लीडर? तो क्यों नहीं है हमारे पास वैसा लीडर, क्यों हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए, जैसे उन्होंने ये सवाल पुट किया? जी मेरे सवाल है, मैं सवाल कर रहा हूँ बीइंग ए कश्मीरी, मैं पाकिस्तानी भी हूँ जी, पाकिस्तानी कश्मीरी भी हूँ, बिल्कुल ठीक है। हम माइग्रेट हुए हैं, हमने पाकिस्तान बनाया है, आई प्राउड। ठीक हो गया सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मुझे अब वो कश्मीरी जो वहां में पेरे रह गया, पाकिस्तान की 97% मुसलमान है ना जी, तो वहां पे भी 97% मुसलमान थे। कश्मीर किस लिए बना था, पाकिस्तान किस लिए बना था? वहां भी मुसलमान थी, सिर्फ रूलिंग मुसलमानों की नहीं थी, इसलिए लोग आए थे कि यहाँ पे मुसलमान रूलिंग होगी। हम सियासत कर रहे हैं, लीडर पैदा नहीं कर रहे। ठीक है, सवाल ये है, आज भी करारदाद का दिन है, आज ही एग्री करे कौन सा लीडर है, कौन देगा? ठीक हो गया। हुकूमत पाकिस्तान की बात ना करें, लीडर की बात करें। लीडर की कभी बात आप करें। हुकूमत पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी आप लीडर की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे सर कह रहे हैं आज के दिन के मेरा हवाले ख्याल से। है कि वो सर ने जो कहा है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पहले जान ले कि कश्मीर इस हालत तक या यहाँ तक कैसे पहुंचा। वो बड़ा ज़रूरी है। जब हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट डिवाइड हो रहा था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलहदा हो रहे थे और इंडिया अलहदा हो रहा था, तो हम सिर्फ एक कश्मीर पे फोकस करते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है शाहरा गया, कायदे आज़म ने भी बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि इस तरह की 65 रियासतें थी हिंदुस्तान में, 65 टोटल रियासतें थी जिन्होंने ये फैसला करना था, क्योंकि जब आज़ादी का फैसला हो गया तो हिंदुस्तान ने कहा, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी बीच में, जिसको हम आज प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, तो 65 स्टेट्स थी उस वक्त। 52 ने हिंदुस्तान के साथ जाना कबूल किया, इसलिए कि वो जोग्राफिकली हिंदुस्तान के अंदर थी जी। हैदराबाद की स्टेट थी ये, इस तरह की स्टेट सेंटर ऑफ इंडिया थी जो प्रेजेंटली इंडिया है। सिर्फ 13 रियासतें हमारे साथ थी और 13 रियासतों में से कुछ जोग्राफिकली हमारे अंदर थी, जैसे भावलपुर स्टेट प्रिंस स्टेट है, यूँ समझ लें। तो 13 हमारी तरफ आई, तीन का सबसे बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, एक हैदराबाद स्टेट का, एक जूनागढ़ का और एक कश्मीर का। ठीक है, तो ये समझने की पहले ये हम कोशिश करें कि वो दोनों ने भी इंडिया के हक में किया या इंडिया ने ज़बरदस्ती कर लिया, क्योंकि उधर हंगामे शुरू हो गए हैदराबाद स्टेट में भी और जूनागढ़ में भी। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में ये हुआ कि इनका ज़ाहिर है महाराजा जो था वो मुसलमान नहीं था और पॉपुलेशन मोस्टली जैसे वो कह रहे हैं 97% और क्लोज टू 90% मुसलमान थे। अब ये पाकिस्तान ने उस वक्त भी सपोर्ट की थी, राइट ऑन दी ऑनसेट कायदे-आज़म की ज़िंदगी में जी, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जब महाराजा फ्ली करके कश्मीर को छोड़ के दिल्ली भागा, क्योंकि उसने हिंदुस्तान के हक में जाना चाहा था और यहाँ से इन्वेजन शुरू हो गई ट्राइबल्स की, लश्करियों की, मुजाहिदीन की और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की। इन्होंने फिजिकली जाके थ्रू मिलिट्री कब्जा करने की कोशिश की कश्मीर पे। तो वो महाराजा भाग के हिंदुस्तान चला गया, उसने जाके नेहरू से कहा कि मेरे साथ मेरी हेल्प करो, और नेहरू ने कहा उससे कि मैं किस कैपेसिटी में, तुम्हारा हमारे साथ कोई अलायंस नहीं है, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, पहले तुम नेक्स्ट ईयर हमारे साथ शामिल होने का मुआहदा करो हमारे साथ, तो फिर हम अपनी फौज भेजेंगे। अभी ये मुआहदे की स्याही सूखी नहीं थी, तो इंडियन फौजें उतर रही थी, कायदे-आज़म की ज़िंदगी में बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे एक जंग शुरू हो गई, जहाँ पे जब यहाँ पे जर्नैल जो थे, जनरल ग्रेसी थे, उन्होंने कायदे-आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो अंग्रेज़ थे और गवर्नर जनरल उस वक्त हिंदुस्तान का माउंट बैटन था। तो ये हम भूल रहे हैं कि कायदे-आज़म ने अपनी ज़िंदगी में भी, उनके फॉरेन में भी, इस वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, क्या हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल वो है जब नेहरू यूनाइटेड नेशन चला गया था कि हमारी जान बचाएं और जहां लोग हैं वहीं रुक जाएं और हम प्लेबिसाइट करवाएंगे, हक खुद इरादियत हिंदुस्तान को देंगे, और वहीं फौजें रुक गई, कश्मीरी रुक गए, लश्करी रुक गए, जो लाइन पे रुके थे वो आज लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल में और इंटरनेशनल बॉर्डर में यही फ़र्क है कि वो एक सीज फायर लाइन है जी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की कि हमारी मेजर डिस्प्यूट क्या रहा है 70 साल में हिंदुस्तान के साथ। पानी हो सकता था, वो अभी नहीं हुआ, नहीं। कोई और रिसोर्सेज हो सकते थे, वो नहीं हुए जी। एक लाइनर था। जितनी हमारे डिस्प्यूट्स हुए हैं वो कश्मीर एक मेजर सब्जेक्ट था और बाकी सब्सिडरी चीज़ें थी, ठीक है। तो पाकिस्तान ने पूरी कोशिश अभी तक की है, लेकिन क्योंकि अब देखें ये वो पुराने ज़माने में जिसके पास नेज़े ज़्यादा हैं, हाथी ज़्यादा हैं, घोड़े ज़्यादा हैं, हथियार ज़्यादा हैं,
तोप का अगर किसी ने ईजाद कर लिया, दूसरी साइड ने नहीं की, जाके कब्जा कर ले, वो टाइम नहीं रहा। वी आर लिविंग इन अ कम्युनिटी ऑफ नेशंस, जहाँ पे आपको थ्रू डायलॉग अपनी एक गुडविल भी मेंटेन करनी होती है। सिर्फ हाथी घोड़े दौड़ाने वाला टाइम थोड़ा सा चला गया। और जब ये हुआ था, अब हमें थ्रू लॉजिक विन करना चाहिए। कश्मीरियों को सलाम है, उनकी माओं को सलाम है, उन खवातीन को सलाम है जो अभी भी नोइंगली कि मेरा बेटा या मेरा खाविंद या मेरा बाप जाएगा तो गायब हो जाएगा, और उनको सलाम है, उन भाइयों और बेटों और बापों को जो बाहर जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि मेरी बेटी को पीछे उठा लिया जाएगा, तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये लीडरशिप हमेशा अंदर से उठती है, इम्पोर्टेड नहीं होती कि मुझे कौन लीडर देगा। ये सप्लाई डिमांड का चक्कर नहीं है जी। ये इंटरनल है, ठीक है। ये डिमांड है कि आपकी आती है आपके ऊपर, तो आप एक अंदर से एक लीडरशिप उभरती है, और कश्मीरी बहुत अच्छे लीडर है इस वक्त। ठीक होगा। यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होती है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। आज 23 मार्च के हवाले से हम शो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, बात कर रहे हैं कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये पाकिस्तान मिला है। हम तमाम शोहदा को सलाम पेश करते हैं, हम तमाम डॉक्टर्स को सलाम पेश करते हैं जो कोरोना वायरस की वजह से अभी तक हॉस्पिटल्स में है, किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम 23 मार्च परेड में परेड के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे एयरफोर्स के पायलट नुमान इकराम को सलाम पेश करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने 11 मार्च को जो वो प्रैक्टिस की जा रही थी उसमें इस्लामाबाद में वो शहीद हुए, किस तरह से उनका वो एयरक्राफ्ट गिरा? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत तो एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी हमारे एक बहुत ही एस पायलट थे जो शहीद हुए जी। अभी इंक्वायरी हो रही है, इसलिए टेक्निकल चीज़ों पे तो कमेंट करने की पोजीशन में नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मुश्किल मरहले आते हैं। हाँ जी। बहुत सारी दुनिया में जब भी एरोबैटिक्स हुए हैं, बहुत सारे मुल्कों में ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें पायलट्स की डेथ हुई है। हाँ जी। लेकिन कौमें अपना रिजॉल्व या कमिटमेंट नहीं छोड़ती। एक पायलट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, नो डाउट, जहाज़ से कहीं ज़्यादा कीमती होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कौम के वक़ार, कौम की सिक्योरिटी, कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जाने नहीं बहुत सारी पहले भी कुर्बान की जा चुकी हैं, और एक और उसकी राह में कुर्बान हुई है। उनको मेरा भी सलाम और उनके लिए दुआएं भी। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कौमों के रिजॉल्व इतने कमज़ोर नहीं होते कि एक एक्सीडेंट होने के बाद हम इससे को तायब हो जाएं और कहेंगे ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कौम के लिए मेरा ख्याल है मोरल या मोटिवेशन, जो लाखों लोग उस 23 मार्च को एक्चुअली पिछले साल का याद करें, जो देख के उनके अंदर जो जज्बा उभरता है। और ख़ास तौर पे आपको याद होगा कि 27 फरवरी को हिंदुस्तान का जहाज़ मार गिराया था, पाकिस्तान ने 2 जहाज़ मारे थे। उसके चंद दिन बाद ही, तकरीबन 3 हफ्ते बाद ही ये परेड आई थी, और आप गवाह हैं कि कौम कितने जज्बे से सरशार थी उस वक्त मोटिवेशन के। तो ये मैं सिर्फ इसको एक जगह ये बहुत अहमियत है पायलट की भी, जहाज़ का नुकसान भी बहुत बड़ा है पाक फ़ज़ाइया के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं कहूँगा कि कोई कुर्बानी भी पाकिस्तान की अपनी इज़्ज़त और मंजिलत से कम नहीं, ज़्यादा नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ, मैं बिल्कुल चिश्ती साहब से इत्तेफाक करता हूँ जी। पाकिस्तान ने कदम कदम पर कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे पायलट्स ने दी है, हमारे फ़ौजियों ने दी है, हमारे बहरिया ने दी है, हमारे मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस आया है इसमें जो लोग 3-4 लोग हमारे वफ़ात पा गए हैं, मैं उनको शहीद समझता हूँ। जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो डॉक्टर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, चाइना में, दुनिया में कहीं भी जुड़े हुए हैं, वो मैं समझता हूँ कि इंसानियत का बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे कौम के लिए भी बड़ा चैलेंज है। लिहाजा हमें क्या चाहिए, मैं यही बात कहूँगा, हमारी रियासत पहले है, हुकूमत बाद अज़ा है, फिर हमारा माशरा है। ये तीनों चीज़ें मिलकर ये सियासी जमातें, ये रिफ्लेक्शन है सोसाइटी की, या और हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं,
हमें एक यकजहती का सबूत देना है, और जो हमें रियासत कहती है, जो हमें हुकूमत हमें जो कहती है एहतियाती तदाबीर, वो अपनानी है ताकि हम मैक्सिमम अपना डैमेज होने से बचा सकें और मिनिमम हमारे पर अल्लाह ताला का इम्तहान आए। तो हम इस काबिल हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास टाइम था, हमने चाइना से सीखा है, इटली के तजर्बे से सीखा है और साउथ कोरिया के तजर्बे से सीखा है, और फिर मैं ये अभी आया हूँ दूसरे चैनल से इस चैनल तक, मैंने देखा कि सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बहुत कम खुली हुई हैं, लोग बड़े बाशऊर दिखाई देते हैं, जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। यकीनन अभी बच्चे बाज़ जगह पर सड़कों के अलावा वो दिखाई देते हैं मैदानों में, उन्हें भी हमें एजुकेट करना है, अवेयरनेस देनी है। मेरा ख्याल है कि हम इस मसले से इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरह हम इससे नंबरअंदाज होंगे। चैलेंज को हमने कबूल कर लिया है और ये मेरा पूरा ईमान है कि विद इन 15 डेज और विद इन अ मंथ ये दुनिया से वबा जो है वो काबू में आ जाएगी इंशाल्लाह। सर 23 मार्च का दिन वो जज्बे का दिन है जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। आज की कौम में वो जज्बा नजर आता है जिसे आप कह रहे हैं कि कौम नहीं है, एक हजूम है? क्या जी बिल्कुल, हमें आज के दिन यह अहद कर लेना चाहिए, हमें कौम बनना चाहिए। हमें जैसे ये पाकिस्तान बना तो कौमों से बना ना, कौम नहीं पाकिस्तान बनाया, लोगों ने बनाया ना। बिल्कुल। तो हमें भी आज पाकिस्तानी जितने भी हैं आज के दिन कोई ना कोई एक फार्मूलेट पे तो अहद करना चाहिए ना। कोरोना पे भी हमें अपनी सेल्फ जो लॉकडाउन है वो करना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे या चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे तो हमें लॉकडाउन करना चाहिए। हमें खुद अपने बच्चों के लिए अपने आप को लॉकडाउन करना चाहिए, घरों में आइसोलेशन करनी चाहिए कि आफत है, कुदरती आफत है, ये बीमारी आई है, इसका कैसे इलाज है, रूहानी भी है, अखलाकी भी है, माशरती भी है और फाइनेंशियल भी है। ठीक हो गया सर। तो रियासत क्या देना चाहती है, रियासत दे रही है, लेकिन हम अपना जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है लॉकडाउन के बारे में वो हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक हो गया सर। दूसरी बात है कि हमें आज मैं सब पाकिस्तानियों से जो लोग यहाँ बैठे हैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कश्मीर के बारे में आप लोगों को आज को अहद करना चाहिए, अपने अंदर अहद करना चाहिए। रियासत का अहद तो बाहर नजर आ रहा है, लेकिन पब्लिक का अहद जो है ना वो अंदर से बाहर निकलना चाहिए। वो अहद करे, नियत करे तो तबीर और तमीर में फर्क जरूर आएगा। तबीर अभी आ नहीं रही, जब खुदा की तरफ से तबीर आएगी तो कायदे आजम जैसा लीडर मिल जाएगा तो तमीर भी हो जाएगी। ठीक हो गया। अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम पॉलिटिकल लोगों की वजह से तबीर नहीं आएगी, वो तमीर नहीं कर पा रहे। आज 228 दिन है कश्मीरी, ये एक पेज पे नहीं है, रियासत के साथ नहीं है, रियासत के इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, ये उनकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये भी तो पाकिस्तानी है ना, ये भी एक अहद कर ले तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया, तमाम लोग अहद कर लें। अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज के हवाले से अदनान हमें कोई नगमा सुनाएंगे आप अभी? जी प्लीज। क्या बात है, जबरदस्त अदनान, बहुत खूब। सर आप जिक्र कर रहे थे कौम का। सर हमारी जिम्मेदारियां हैं इंडिविजुअली, आपकी, मेरी, चिश्ती साहब की, डॉक्टर साहब की, जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे एक कौम कैसे बन सकेंगे? अब एक घर में जाके तो लीडर आके नहीं बताएगा ना ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमी नजर आती है वो हम में है। मेरा ख्याल है कि हम पहले खुद को ठीक कर लें, खुद को बताएं कि हम कौन है, हमें पाकिस्तान कैसे मिला, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाए। लीडर तो सर अवामी से बनेंगे ना, अदनान जैसे लोग हम में से आएंगे। तो कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें पूरा करना चाहिए। कोरोना वायरस की बात कर रहे थे सर, डॉक्टर्स जिस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, सर क्यों रेशो ज्यादा हो रही है? जैसे कि सर ने कहा कि सड़कें सुनसान है, उसके बावजूद भी सिंध में केसेस ज्यादा देखने में आए, फिर उसके बाद बलोचिस्तान में, फिर KPK में और पंजाब में भी। किस तरह से मजीद अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, किस तरह से मजीद अवेयर कर सकते हैं हम आवाम को? देखिए सबसे पहले तो मीडिया का रोल है, वो बहुत अवेयरनेस दे रहा है। हाँ जी, एक जगह की अवेयरनेस दे रहा है, हर सूबे की दे रहा है, हर बॉर्डर की दे रहा है, कहाँ कहाँ पे। और मीडिया का रोल इतना ज्यादा हो गया कि अब पब्लिक को तो इससे ज्यादा और कोई चीज मिल ही नहीं सकती जी। तो वो तो मिल रहा है, मीडिया तो अपना रोल पूरा कर रहा है, रियासत भी अपना रोल पूरा कर रही है। हाँ जी। जो भी रियासत के इंस्टीट्यूशन है वो अपना काम कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं। अब पब्लिक को खुद जो अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो भी करनी चाहिए ना, तो वो मैं भी पब्लिक में शामिल हूँ, सब लोग हैं, वो अपने मोहल्ले गली में घर में बच्चों को कहें, बूढ़ों को कहें, उनकी हिफाजत करें। कि आइसोलेशन का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अंदर बंद हो गए हैं। आइसोलेशन का मतलब है कि बीमारी है, एक आफत आई है, आंधी चली हुई है, और पंजाबी जी आंधी आई हो तो थल्ले बह जाना चाहिए। बिल्कुल। तो चलो थल्ले ही बह जाओ थोड़ी देर ले, 2-3 दिन की फर्क पेगा।
बिल्कुल ठीक हो गया। एज ए पंजाबी यही कह देते हैं हम इनको। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे शायद इसी तरह समझ आ जाए समझ आ जाए। पंजाबी में। सर लॉकडाउन की बात चल रही है, काफी बहस चैनल्स पे देखने में आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब लॉकडाउन करे, कर्फ्यू नाफिज करे। सर क्या कोई आके कहेगा तो हमने अपने आप को कमरों में बंद करना है, रूम्स में, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि रूम में बंद नहीं कर लेना, घरों तक रहना है, तो सर किस तरह से मजीद अवेयरनेस देंगे हम अपनी कौम को और किस तरह से समझाएंगे कि इस वबा से कैसे लड़ना है, ये जंग में कैसे कामयाबी हासिल करनी है हमने? देखिए मेरा ख्याल ये है कि लॉकडाउन की नौबत तब आती है जब कौम में सेल्फ डिसिप्लिन ना हो। जी मेरा ख्याल है अगर अवेयरनेस हो और हर शहरी ये अपनी जिम्मेदारी महसूस करे, ठीक है, कि ये मैं सोर्स भी हो सकता हूँ और मैं खुद विक्टिम भी हो सकता हूँ, दोनों तरफ से सोचे। हमारा मसला दो तरफ का है, एक हमारा इत्तेकाद है अल्लाह ताला पे, बहुत प्राइड और ऑनर की बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तदबीर तो अल्लाह ताला ने भी हुक्म किया है। हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अगर हमें ये हो कि हमने मर जाना है तो फिर डॉक्टर के पास ना जाएं, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मेरी टांग टूट जाए तो मैं सर्जन के पास जाता हूँ कि जी मेरी हड्डी जोड़ दें। अगर मुझे ये हो कि जी अल्लाह ताला ने मुझे उठाना है तो उठा ले, तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तो तदबीर का हुक्म तो अल्लाह ताला की तरफ से है, वो हमें करनी चाहिए और इसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट इस चैनल का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रूर लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जब कोई हाथ नहीं मिलाता आपसे गले नहीं मिलता तो अपना इस्तेहकाक मजरू होता हुआ इसको ना देखें। बिल्कुल हमारा मसला ये है कि हम कम्युनिटी जब मैं जाता हूँ और अगर मैं किसी की तरफ हाथ बढ़ा दूँ, मेरी तरफ कोई बढ़ाए और मैं ना बढ़ाऊँ, तो मुझे तकब्बुर की कैटेगरी में डाला जा रहा है। मुझे समझा जा रहा है कि भाई वो शायद अछूत है। मैं उससे हर एक हाथ मिलाने वाले से कहता हूँ कि यार हो सकता है आपका इसमें भला ज़्यादा हो, बिल्कुल, लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद मैंने उसको इंसल्ट किया है, उसका कोई इज़्ज़त नफ्स मजरू की है मैंने, वो नहीं है। एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि एक अवेयरनेस है और इसको इसी तरह लें। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ अपने दफ्तर में और बहुत सारे लोग मुझे पहला जवाब जब कोई हाथ में पीछे करता हूँ तो मुझे कहते हैं ये जी कब्र में लिखी है तो बाहर नहीं आनी। बिल्कुल ऐसे और कहा जाता है कि शायद आपका ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिलीफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद इसलिए आप शिकन नहीं कर रहे, ये मिल नहीं रहे अच्छे से। एग्जैक्टली ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक उनके सहाबी थे, बीमार थे, बहुत तशरीफ उनको लाया गया तो उनके लिए दुआ के लिए कहा गया कि आप दुआ कर दें इनकी सेहत के लिए। तो उन्होंने हुक्म दिया कि इसको फलां हकीम के पास ले जाओ। वो उस वक्त गैर मुस्लिम थे, वो बाद में मुसलमान हो गए, लेकिन उसके पास भेजा। आप सोचें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक गैर मुस्लिम के पास इलाज के लिए भेज रहा है और दुआ से पहले वो कह रहा है तदबीर करो, तो हम कैसे इतने मोतबर अपने आप को समझना शुरू हो गए नाउज़ुबिल्लाह कि हम कहेंगे कि नहीं जी लिखी हुई है इसलिए तदबीर करने की ज़रूरत नहीं है। तदबीर करनी चाहिए। लॉकडाउन का जो आपका बेसिक सवाल ये था, देखिए लॉकडाउन इन्फोर्स होता है तो लॉकडाउन कहलाता है। इन्फोर्स का मतलब ये है कि आपकी जुर्रत ना हो फिर आप बाहर निकले, उसके लिए पूरी अपनी आपको फौज डिप्लॉय करनी पड़ेगी, आपको पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस करनी पड़ेगी, रेंजर्स डिप्लॉय करनी पड़ेगी। फॉर व्हाट? क्या करना है कि आपकी सेहत के लिए आप अंदर रहें। तो हम ये उस मिलिट्री फोर्स के या पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बगैर नहीं समझ पा रहे हम। मेरा ख्याल ये है इस चैनल का और बहुत सारे चैनल ज़ाहिर है इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में ये अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। हाँ ये ज़रूर है कि हमें ओवर स्केयर या खौफज़दा नहीं होना चाहिए। एहतियात करने में और खौफज़दा होने में फ़र्क है। जी बिल्कुल, एहतियात करने में और खौफज़दा होने में फ़र्क है। तो आई थिंक वी शुड, ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त हमारी कि इसको इसी स्पिरिट में लिया जाए, ना किसी का इस्तेकाक मजरू हो और ना हमें ये नौबत आए कि हुकूमत बाय फोर्स हमें कहे कि आप अंदर रहें। ठीक हो गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कहा जा रहा है, कल से न्यूज़ में भी आ रहा है जनाब कि कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अफरा तफरी से है, क्योंकि अगर मास्क नहीं मिल रहे, हम तमाम लोग मास्क के पीछे भागना शुरू हो गए, सोशल मीडिया भर दिया हमने मास्क के लिए, लेकिन हमने हाथ धोने शुरू नहीं किए, हमने घर तक अपने आप को महफूज नहीं किया, हम घरों से भी भाई जा रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी बातें चल रही है। सर क्या कहेंगे इस पर? देखें ये सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जब भी कोई चैलेंज आता है पूरी दुनिया में हर ममालिक में ऐसे ट्रेडर्स मर्चेंट्स करते हैं जी। एक जेन्युइन वजह भी होती है कि डिमांड और सप्लाई में बहुत गैप आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा इवन अमेरिका में ये चैलेंज आ गया है जो कि बहुत बड़ा मुल्क है। इसी तरह हमारे मुल्क में भी ये चैलेंज आया है। बाज़ स्टॉकिस्ट हैं और इस्लामाबाद में हुकूमत ने पकड़ा भी है, मगर ये इस वक्त हमें एक दुकानदार से बढ़कर सोचना होगा, एक हमें ख़रीदार से बढ़कर सोचना होगा, एक अमीर आदमी से बढ़कर सोचना होगा। हमें अपने रिसोर्सेज जो है वो गरीबों पर, मस्कीनों पर, हकदारों पर खर्चने होंगे। हम चाइना की तरह लॉकडाउन नहीं कर सकते। चाइना जो था वो पूरा सेंट्रलाइज्ड है। बिल्कुल। चाइना में एक सिटी को, वहाँ को उन्होंने लॉकडाउन कर लिया, लोगों को जिन्होंने कानून
की खिलाफ वर्जी की, उन पर उन्होंने सख्ती भी की। बिल्कुल। हम यहाँ पर इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ मजदूर है, किसान है, बहुत महरूम तबके मौजूद हैं यहाँ पर, शहरों में ज़्यादा हैं। अच्छा, जब हम उसके बावजूद देखे हमने बड़े बड़े काम कर लिए हैं, अब हम सेकंड स्टेज में दाखिल हो चुके हैं। सेकंड स्टेज ये है कि अब हम घरों तक महदूद होने वाले हैं, हो चुके हैं तकरीबन। मैं तो देख कर आया हूँ, मुझे तो कोई शक नहीं है कि बड़े शहरों में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में आप ये मंजर देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में 97% लोग घरों में हैं। अच्छा, अब घरों में भी हैं तो वो टोटली महफूज नहीं है। कोरोना वायरस जो है उसके फैलने के बेशुमार असबाब हैं जी। इब्तदाई तौर पर हमसे गलती हुई है, जो गैर ममालिक से लोग आए हैं, चाहे वो ज़ायरीन की शक्ल में आए, दूसरे आए, हमने उनको पूरी तरह टेस्ट नहीं किया, ठीक है, और हमने जाने दिया और उन्हें फैलने दिया। अब फैलती भी, जो हमारे साथी ने कहा है, अब फैलने का अमल ये है कि मैं अगर हाथ मिलाता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता है, 15 दिन तक तो पता ही नहीं चलना, दूसरे तक फैलेगी। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बिल्कुल। इसे फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का तस्वुर है, लेकिन मैं ये इत्तेफाक करूँगा अभी हमें वो स्टेज नहीं आई कि हम चाइना वाला मॉडल अपनाएं। ये स्टेज है साउथ अफ्रीका वाला मॉडल अपनाने की, लोगों को तरगीब दें, और लोग, हमारी कौम है, बाशऊर है, हमें देखना जैसे मीडिया का रोल है, अभी सियासतदानों का भी रोल है, मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटियों का रोल है, कॉलेजेस का रोल है, स्कूल्स का रोल है। हर जगह पर आपको लोग मुतहरिक दिखाई देते हैं, ठीक है, बच्चों में भी ये अवेयरनेस मौजूद है। मैं ये समझता हूँ इस स्टेज में हम जितना भी अपनी वॉलंटरीली अपने आप को अपने घरों में बंद रखें, घरों में बंद होने के बावजूद आपको बाहर से चीज़ इतनी आसानी से नहीं लेके जानी चाहिए, लाएं तो उसको भी आपने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। तो आई एम श्योर, मैंने जैसे पहले कहा 15 दिन से 1 महीना थोड़ा सा मुश्किल है, ये निकल गया तो इंशाल्लाह। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में? जी, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मीडिया एक तरफ तो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है जी, लेकिन मेरी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें सनसनी खेजी फैलाने से गुरेज करना चाहिए। जहाँ पे बहुत पैनिक मच रही हो, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे सोशल मीडिया में लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मैसेजेस दिए हैं कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जॉबलेसनेस हो गई है इस वजह से। आप रियलाइज करते हैं, एक होता है बेगर, ये फकीर जो मांगने वाले होते हैं, वो प्रोफेशनल्स भी कुछ होते हैं, कुछ जेन्युइन भी हो सकते हैं, लेकिन आपने कभी एहसास किया कि जब से शादी हॉल बंद हुए कितने वेटर घर में बैठ गए होंगे, कितने फोटोग्राफर जो डेली फंक्शन की वजह से कमाते थे पैसे, वो घर में बैठ गए होंगे, और वो सफेद पोश कैटेगरी है जो सड़कों पर नहीं आएगा आपको, जो रेडी छाबड़ी और वाली जिसकी जो रेडी लगा रहा है लेकिन गाहक कोई नहीं आ रहा। हमने उनका सोचा, मैं ऐसे सोशल मीडिया में लोगों को जानता हूं जिन्होंने डोनेशन की अपील की है कि हम एक पूल करके जो नोन लोग हैं ऐसे हमारे मोहल्ले में, कोई ऐसा, जैसे मैंने वेटर कहा है, एक फोटोग्राफर कहा है, मैंने कोई और कहा है, जो उसका रोजगार दिहाड़ी के हिसाब से चलता था, उनके घरों में पहुंचाएं। तो मेरी मीडिया से यही रिक्वेस्ट होगी कि हम सनसनी खेजी, बहुत सारे सोशल मीडिया बहुत फैला रहा है, मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिविटी फैलाएं, बजाय हम स्टोर खाली दिखाएं। जब आप स्टोर खाली दिखाते हैं और लाइनें लग गई हैं तो घर में बैठा हुआ बंदा अनईजी होता है कि शायद ये जो आटे के बैग ये बंदा ले जा रहा है, मेरे आटे तो आधी बोरी रह गई है, मैं तो आज ही जाके शॉपिंग कर लूँ, तो एक पैनिक एलिमेंट क्रिएट होता है। आई थिंक भी हमें ज़रूरत है कि सबको ये एक पैसिफाई करें, और बहुत सारे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, एज ए कौमियत दिखा रहे हैं, नेशनलिज्म अच्छा दिखा रहे हैं, पॉजिटिव, उनको पोर्ट्रे करें कि हमें कम्युनिटी, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमें एज ए कम्युनिटी और एज ए नेशनैलिटी ये ट्रेड डेवलप करना चाहिए, जैसे हमने ज़लज़ले में किया, जैसे हमने फ्लड्स में किया, उस स्पिरिट से ही काम करें, बजाय हम एक हाइप क्रिएट करके अननेसेसरी लोगों को परेशान। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे सर जिक्र करें कि जो डेली वेजेस पे लोग थे उनको किस तरह से हेल्प किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग तो बाहर नहीं आएंगे मांगने। बिल्कुल, ये मुआशरे का हिस्सा है। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, बहुत अच्छी बात की है कि वो लोग बेचारे, उनको क्या पता है, अवेयरनेस का भी नहीं है, चलो उन लोगों की हेल्प करें। बेसिकली मैं हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, डॉक्टर साहब हेल्थ प्रोफेशनल है, हमें ज़्यादा पता है कि वायरल डिजीज़ क्या होती है, वायरल इन्फेक्शन क्या होता है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे टिक टाक लगी होगी, किसी मौलवी ने लगाई होगी या किसी आरे गहरे ने लगाई होगी, और नहीं छोड़ो जी, मौत ते आनी है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ। जी
मैं ठीक हो उसकी गया। बात तो अडॉप्ट नहीं करूंगा ना, मैंने सही। तो उसको बात को नहीं सीखना। ये तो मुझे पता है बीइंग मुसलमान मौत है, बिल्कुल। इससे कोई अल्लाह के फैसला हाथ चेंज में तो नहीं है। बिल्कुल। तो रही बात तबीर की, जैसे वो कर रहे हैं, तो तबीर में यही तो फर्क है ना, हम वो समझते नहीं है इस बात को। सोशल मीडिया ज्यादा बेस वो नेगेटिविटीज को दिखाता है कि मर्चेंट ने ये काम किया, इसमें इतना स्टॉक रोका हुआ है, नहीं दे रहा आवाम को, इसकी तो जरूरत नहीं है। और जो बेचारा नहीं घर में बैठा है तो वो भी कहेगा परेशान, पढ़ा लिखा बंद हुए आटा मुकना है, वो कहे जाए जी जो जल्दी से एक लोगों ने कोड़ा ले आए। प्रोसेस के लिए ज्यादा स्टोर्स पे आना शुरू हो गया, रश होना ये चीजें शुरू हो गया। करने की बिल्कुल। जरूरत ही नहीं है। मीडिया को पॉजिटिव चीजें ये दिखानी चाहिए, ये एक अल्लाह की आफत है, ये आई हुई है, इससे सेफ्टी का मैयर ले, लोगों के साथ ना मिले, क्राउड में ना जाएं, ये चीजें आगे। उसके बाद हेल्थ प्रोफेशन है, डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल है, रियासत है, रियासत के इंस्टीट्यूट तो काम कर रहे हैं, आज जी। 10-12 दिन हो गए हैं। बिल्कुल। तो ये 30 तक और आज 23 है और 7 दिन तक ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे इसके तो लिए- ये उम्मीद है इंशाल्लाह। तो सर हॉस्पिटल्स आगे में ये कैसे काम? हमारे लिए तो आफत नहीं है ना, पूरी दुनिया में आफत हुई है। आप बता रही हैं कि 189 कंट्रीज में, जी। 189 अगर कंट्री और ईरान और इटली में सबसे ज्यादा अल्लाह अमवात ताला की क्या की तबीर शरह। है, वो फैसला देने वाला है, उस तबीर का फैसला भी आ जाएगा, फिर तबीर शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। सर मैं तो हॉस्पिटल ये जानता हूँ। की कंडीशंस की अगर बात की जाए, किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर लोग छोटी छोटी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, जी ये देखिए हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, इस तरह से नहीं हो रहा। सर आप बेहतर बता सकते हैं क्या देखिए जी, कंडीशन है? हॉस्पिटल में बेड्स भी हैं, लोगों को अब सैनिटाइजर का पता है, हॉस्पिटल में कई सालों से सैनिटाइजर जी, है। बिल्कुल। छोटे लोगों की बातों को, जो हेल्थ प्रोफेशन में 3-4 लोग काम कर रहे हैं उनको पता है, वो अपना काम ही नहीं कर सकते। ये डॉक्टर साहब बैठे, ये सर्जरी नहीं कर सकते, मैं पेशेंट नहीं देख सकते सैनिटाइजर ना हो, ये पट्टी नहीं कर सकते। ठीक हो मैं गया। हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, मैं सर्जरी कराता हूँ, तो मैं तो नहीं कर सकता। तो सर बेहतर नहीं है कि तो डॉक्टर्स ही government वीडियोस के बना के resources, अपलोड करना रियासत शुरू सारी करते काम बजाय कर रही मैं है। या कोई और एहतियाती यही तो तदबीर के बात बारे है में ना। फिर बताएं। मेरी बात पे आप उस वक्त भी आपने अग्नि नहीं किया कि कौम नहीं, कौम यही है ना, आप मेरे काम में भी आ जाते हैं, मैं आपके काम में चला जाता हूँ। नहीं तो सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना वीडियो बनाएं। तो यही डॉक्टर बता साहब रहा हूँ ना वीडियो मैं बनाएं। कि कौमियत यही है ना कि आपको अपना काम सर अगर करने आप दे, वेट अपना कर देंगे काम ना तो फिर करें। मेरे जैसे लोग उठ के तो वीडियो बनाएंगे, आपको भी टाइम से कर लेना चाहिए था, नहीं, क्योंकि हम पहले अपना काम कर रहे हैं, रियासत के इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहे हैं, जी पब्लिक को अपना सर काम कैसा करना काम चाहिए, कर रहे उनसे हैं? अच्छा पूछना काम कर चाहिए। रहे हैं, जितना जरूरत अच्छा, है उसी बिल्कुल तरह से अच्छा काम किया जा रहा है, उसी बिल्कुल तरह अच्छा से काम ट्रीट कर किया रहे जा रहा है हॉस्पिटल्स में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यंगस्टर्स ने क्यों कहा कि हम ट्रीट नहीं करेंगे जब तक हमें किट्स नहीं मिलेंगी? वो क्या देखिए जी, वो वजूहात तो कोई सामने भी आई काम से डॉक्टर्स की इनकार सोशल करना, मीडिया उसका पे? अपना पर्सनल मसला है, वो क्यों इनकार कर रहा है उसकी अब सर गवर्नमेंट एक नहीं कर रहा, काफी ज्यादा वो नहीं, वो इकट्ठे हो रियासत गए देखे ना, अभी आपने तो- चाइना की बात की कि चाइना में रूल ऑफ लॉ उन्होंने लागू किया ना, जी। आप किधर हो जाएगा, ऐसी कौन सी बात है? ठीक हो गया, इसमें मतलब कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो गलत काम करेगा वो पकड़ा जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे जो जखीरा दोजी की आप बता रहे हैं, जैसे वो बेच रहे हैं, को महंगा कर रहा है, को कर रहा है, तो ये सारी चीजें वही है ना जो माशरती तौर पे, अखलाकी तौर पे गलत है सोसाइटी के लिए। जी। तो ये तो आप हर एक को सोचना चाहिए। ठीक हो गया। मेरे डॉक्टर साहब के लिए आपका सोचने से वीडियो काम बना के नहीं अपलोड चलेगा। करेंगे आप? मैं पहले वजाहत कर दूं कि मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, मेडिकल मेडिकल डॉक्टर नहीं है, PhD नाम है डॉक्टर है। इनका जाहिर है चूंकि कोरोना वायरस की लेकिन वजह से ये सबको तो है, फिर इसलिए मैंने ये तो डॉक्टर हो गए, पीएचडी, हम तो हेल्थ प्रोफेशनल है, मैंने तो ये भी कहा है। मैं तो जो को अवेयरनेस हमें मिली हुई है मीडिया के जरिए उसकी रोशनी जी। में हम बात कर रहे हैं। हाँ मैं जी। कोई एक्सपर्ट नहीं हूं उस लिहाज से। मैं ये अपलोड ये करना चाहता हूँ माशरे के हवाले से। हाँ जी, देखिए ना, ये माशरती रवैये सिर्फ हम में नहीं है, अमेरिका में, इटली में, हर जगह पर इसी तरह की जखीरा अंदोजी हुई है। हाँ जी। मगर मीडिया ने, हमसे ज्यादा। रियासत ने, हमसे- जी, जी बोलिए। मीडिया और रियासत ने सिर्फ उन लोगों को दिखाया जो पॉजिटिव थे। जी हमें इनको माइनस करना है, जैसे सोशल मीडिया में फतवे आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है हमें फलां काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें नमाजें नहीं पढ़ने दी जा रही, फलां ये भी आया कि जी चर्चिस पे पाबंदी लगा दी, मस्जिद, ये रवैये मनफी हैं, ठीक है। इनको आपने रोकना है, इनको नहीं आगे बढ़ने देना। जी। जैसे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इनकी बात में अपनी मजेदार बात है, ये कह रहे हैं कि इदारे हमारे काम कर रहे हैं, इदारे भी तो पाकिस्तानी है ना, अवाम भी पाकिस्तानी है। मैं समझता हूँ ये मौका वो है जिसमें हमारी कौम एक दोबारा फिर से जिंदा कौम के तौर पर उभरी जी, है। बिल्कुल। हमें थोड़ा सा मजीद इनको अवेयरनेस देनी और ज्यादा कुछ नहीं करना। जी सर, कोरोना वायरस की वजह से यूनिटी नजर आई, लोग इकट्ठे हुए, कौम बनी। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर आप ऐसे लोगों से पूछें जो अमेरिका और कनाडा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, मेरा बेटा जी। ऑस्ट्रेलिया में है, मेरे काफ़ी सारी फैमिली कनाडा अमेरिका में है, यकीन करें उनका मीडिया कुछ नहीं दिखा जी। रहा और पैनिक कहीं ज़्यादा है। ज्यादा है। हमारा थोड़ा सा ऑपोजिट है। उन्हें प्रॉपर बंद किया गया और उन्हें फाइन भी होगा फाइन अगर भी वो होगा। बाहर होंगे और अच्छी खासी अमाउंट में होगा, उनके कम में स्टोर्स खाली नहीं हैं, होगा। उनके रैक्स खाली हैं। आप तस्वीरें देखें जो फिजिकली लोग रह रहे हैं, हाँ जी। उनका मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा ताकि हाइप क्रिएट ना हो।
हमें रोज़गार, हमें इंशाल्लाह ताला राशन का और ग्रोसरी का कोई इशू नहीं होगा इस मुल्क में इंशाल्लाह। और अभी तक पैनिक हमारा मीडिया नहीं दिखा रहा, जो अप्रिशिएबल है, जबकि उनका मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा। लेकिन हमारा एक एलिमेंट है बहुत कम। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि डिमांड सप्लाई भी फैक्ट है। आज तक आप बताएं कि जो मास्क है हम जो यूज़ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से पहले 2 महीने पहले कितने लोग इस्तेमाल कर रहे थे? हार्डली नहीं बड़ी स्पेसिफाई प्रोफेशनल्स के जो जिनकी रिक्वायरमेंट है किसी वजह से। ठीक है। तो अब जब एक डिमांड एकदम बढ़ेगी तो ये नेचुरल बात है कि थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाएगी। नंबर 1 उसका मतलब हमारे कौम का कैरेक्टर नहीं हम जज कर सकते उससे। एक बहुत छोटा सेगमेंट है जो ये कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा सेगमेंट अल्लाह की राह में दे भी रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हेल्प भी करना चाहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि फिजिकली पैनिक अभी तक इस कौम में नहीं है, और सबसे बड़ी उसमें अल्लाह ताला पे शायद जो हमारा ईमान है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन हम उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। अल्लाह ताला के इत्तेकाद को, ईमान को दूसरी तरफ ले जाते हैं कि जी जो आनी है कब्र में वही, वो नेगेटिव है। ठीक है। उसमें तदबीर के बगैर कोई एक्शन किए करने के बाद हमें ये तबार ठीक हो गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये मैसेज तो नहीं, मैं तो अभी खुद बहुत अदना सा आदमी हूँ। मैं ये समझता हूँ आज 23 मार्च 1940 को जब लाहौर में पाकिस्तान का मुतालबा किया गया, अलहदा इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत का जो मुतालबा किया गया वो हमें हासिल हुई 1947 में। हाँ जी। मैं ये समझता हूँ उस रियासत में तमाम लोगों को, तमाम सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और तमाम मज़ाहिब को, तमाम नस्लों को, तमाम रंगों के लोगों को, तमाम सूबों को बढ़ने का, फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए। और ये जो कोरोना वायरस आया है ये एक अल्लाह ताला ने इम्तहान की शक्ल में लाया है, और इस इम्तहान पर हमें पूरा उतरना है और हम उतर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जी, आज 80 साल हो गए इस करारदाद को पेश हुए हुए, और पाकिस्तान चैलेंजेस में रहा है, और ये कौम में बड़ी बड़ी हिम्मत है। आप 70 साल की, हमारी 72 साल की हिस्ट्री देख लें तो ये एक उसके मुकाबले में कहीं कम चैलेंज है जिससे हम पहले गुजर चुके हैं। तो कौम में कैपेसिटी भी है, रिजॉल्व भी है, नीयत भी है, और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला पे ईमान भी है हमारा। तो इंशाल्लाह टाइम आएगा, विल ओवरकम दिस, लेकिन थ्रू कम्युनिटी हमारी एज ए पाकिस्तानी। आज़ाद शहरी होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं ये कोरोना वायरस को भी लेके, और ओवरऑल अगर हम बात की जाए तो क्या जिम्मेदारियां हैं हमारी? मैं चाहूँगी थोड़ा सा मैसेज आप इस बारे में भी हमें दीजिए। इनफरादियत से निकल के एज अ कौम सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमारा बहुत बड़ा एक नेगेटिव जो हमारे ज़हनों में ये है कि अगर मैं करूँगा तो मेरे सिर्फ अकेले कर लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर मैं क्वारंटीन करता हूँ तो सिर्फ मैं करूँगा, 22 करोड़ तो नहीं कर रहे। लेकिन अगर 22 करोड़ ये सोचना शुरू कर दें कि मैं मैटर कर रहा हूँ इस पूरे 22 करोड़ में, और हर एक बंदा वो फार्मूला अपने पे अप्लाई करे, तो आई थिंक एट दी एंड बहुत बड़ा डिसिप्लिन नजर आएगा। हम दूसरों को देख के एक्चुअली पिक करना चाहते हैं कि जब तक वो नहीं करता मैं नहीं करूँगा। डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, फॉलोअर्स बनना चाहते हैं, हम फॉलोअर्स बनना चाहते हैं, सेल्फ खुद लीड करें, और ऑटोमेटिकली आई एम श्योर कि इनको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। मौलाना साहब ने कहा ना, फर्द कायम मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं। क्या बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है, 80 साल हो गए हैं, हमने पाकिस्तान भी बना लिया इस करारदाद के तहत, एक कौम भी बन गई, एक रियासत भी बन गई है। आगे हमें आगे चलना चाहिए जी। दुनिया के साथ भी चैलेंजेस है हमारे, हिंदुस्तान सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके साथ भी हमें मुकाबला करना है कश्मीर के लिए। रियासत तो कर रही है, और रियासत को और भी सोचना है, और कौम को भी माशरती इखलाकी लिहाज से, मॉरल लिहाज से कश्मीरियों का साथ देना चाहिए। ठीक हो गया। अदनान आपका मुझे कम नजर आता है, जो कम नजर आता है, अदनान आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान, जिस तरह बताया कि 80 ईयर हो गए हमें, और पाकिस्तानी होने के नाते हमें मिलके रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो बना बनाया हमें मिल गया, अब इसको आगे लेके चलना है। बिल्कुल। और मिल के चलें। और कोरोना के हवाले से ये कहूँगा कि मैं सिंपल सी एक बात है कि 24 आवर्स मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और अपने मोबाइल पे हम अपलोड करते हैं खुद से कि ये यूज़ करें एहतियाती तदाबीर, लेकिन खुद अमल नहीं कर रहे। तो जैसा मैं एक हैंडशेक करता हूँ, लास्ट टाइम मैं किसी से हैंडशेक करने लगा, उसने मेरे आगे हाथ नहीं किया, तो मुझे शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन फील हो गया कि अब मैं किसी से हैंडशेक नहीं करूंगा, आपने उसको पॉजिटिवली एहतियात करूंगा। अगर मैं उसको कहना शुरू और नहीं यार है कि गलत ये ऐसे वैसे, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आप एहतियात करें, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे नगमा भी सुनेंगे। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।